वेलकम टू द चैनल फिजिक्स में डिजी। हम लोग एटम्स के बारे में चर्चा कर रहे थे। हमने देखा है कि रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में, जिसमें रदरफोर्ड को नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया, उन्होंने अपने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से ही तो बताया था कि एटम का 99% पोर्शन हॉलो है, न्यूक्लियस बहुत टाइनी स्पेस में है, कॉम्पैक्ट न्यूक्लियस है, और जितना उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, चारों ओर घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का उतना ही नेगेटिव चार्ज है, तो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। हाँ, एटॉमिक स्टेबिलिटी को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। वो किसने किया? नील्स बोर ने। और नील्स बोर ने बताया कि एटम के अंदर डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स हैं जिनमें ही इलेक्ट्रॉन घूम सकता है, कहीं भी नहीं। इसलिए वो लाइन स्पेक्ट्रम को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए, और उनके हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के एक्सप्लेनेशन पर ही उन्हें भी नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया। तो इतना छोटा सा एटम, आज हम जानते हैं कि एटम है क्या? जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए मटेरियल, जो केमिकल एलिमेंट बनाता है, न्यूट्रल होता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, न्यूक्लियस पर जितना पॉजिटिव है बाहर इलेक्ट्रॉनों का कुल मिला के नेगेटिव है, सब कुछ पता है। लेकिन इस छोटे से एटम के लिए आपने देखा, उसके स्टेबिलिटी के लिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर को पूरा जानने के लिए दो नोबेल प्राइज़ मिले थे। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या है, और स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट क्या है। तो इन सब विषयों पे आज चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो शुरू से आखिरी तक वीडियो ज़रूर देखिएगा, और हाँ, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नील्स बोर मॉडल ने मॉडर्न क्वांटम थ्योरी को बहुत प्रोग्रेसिव बनाया, उसको तेज गति दी। उनका जो हाइड्रोजन एटॉमिक एक्सप्लेनेशन था, उसी ब्रिलियंट अचीवमेंट की वजह से, दिस ब्रिलियंट अचीवमेंट ग्रेटली स्टिमुलेटेड टूवर्ड्स मॉडर्न क्वांटम थ्योरी। उसने प्रोग्रेसिव बनाया मॉडर्न क्वांटम थ्योरी को। खाली ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन अगर चल रहा है तो एनर्जी रेडिएट होगी, तो अल्टीमेटली न्यूक्लियस से वो कोलैप्स कर जाएगा। तो उन्होंने कहा नहीं, अगर एक डेफिनेट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चल रहा है न्यूक्लियस के चारों ओर, तो उसकी एनर्जी रेडिएट नहीं होगी, एटम के अंदर ऐसा नहीं होगा। और क्या था? बोर्स मॉडल, जो सिंगल इलेक्ट्रॉन जैसा कि हाइड्रोजन है, या हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए ही एक्सप्लेनेबल था। जैसे हम आगे जब बाद में पढ़ेंगे कि बोर्स मॉडल में भी कुछ ड्रॉबैक्स थे। तो ड्रॉबैक्स तो नहीं कहना चाहिए, हाँ, उसमें कुछ लिमिटेशंस थे कि ये भी एप्लीकेबल था सिंगल इलेक्ट्रॉन जैसे हाइड्रोजन के लिए, या हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए। हाइड्रोजन लाइक एटम्स क्या होते हैं? जैसे हाइड्रोजन में तो एक इलेक्ट्रॉन होता ही है, उसके बाद अगर हीलियम में उसमें दो होते हैं, तो हीलियम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए तो हीलियम आयन बन गया, सिंगल आयनाइज्ड। ऐसे लिथियम में 3 होते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए। तो हाइड्रोजन लाइक का मतलब हो गया कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूमे और न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज हो। जितना इलेक्ट्रॉन निकाल लिया उतना पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो हमने पिछले वीडियो में इन सब कॉन्स्टेंट्स पे, देखिए यहाँ दिख रहे हैं आपको, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी, एनर्जी, इन तीनों के डेरिवेशंस की चर्चा की थी। तो उसमें किसी भी एटम के लिए जो हाइड्रोजन लाइक एटम है, अगर उसकी मैं शुरू करूँ मान लीजिए कि वेलोसिटी से, तो वेलोसिटी अगर हाइड्रोजन के लिए दिखाएंगे तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन जो nth ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? e²/2nh⁴. ये आप कैसे कह सकते हो कि अगर ये है हाइड्रोजन का न्यूक्लियस और उसके चारों ओर मान लीजिए ये ऑर्बिट्स हैं। अब इलेक्ट्रॉन अगर nth ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, तो मान लिया हमने कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है
और ये चक्कर लगा रहा है इसमें, तो इसकी वेलोसिटी अगर हमें दिखानी है तो वेलोसिटी के लिए हम कैसे निकालेंगे कि इसका सर्कुलर मोशन है, तो सर्कुलर मोशन में कौन सा फोर्स लगता है, mv² अपॉन r। तो mv² में nth है तो mvn² अपॉन r, और ये इक्वल टू कहाँ से मिलेगा उसे, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में लगने वाले इलेक्ट्रिकल फोर्स से। कूलम्स लॉ इलेक्ट्रिकल फोर्स क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2। इस पर भी सिंगल इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एक प्रोटॉन है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों पर चार्ज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज E है, तो E² अपॉन r² से, तो ये r और r कैंसिल हो गया, ये nth Rn हो गया। इससे हमने देखा था कि जो Vn² है वो किसके बराबर आ गया, 1/4πε0 E² अपॉन r, और यहाँ पर ये आ गया m। अब अगर हमें बोर्स पोस्टुलेट याद है तो आप देखिए Vn एक यहाँ ले आओ, Vn यहाँ रखो, ये Vn इंटू Vn लिख सकते हैं। यहाँ हम क्या कर दें, 1/4πε0 m Vn Rn, है ना। ये क्या है, बोर्स पोस्टुलेट में याद करिए, यही तो है ना एंगुलर मोमेंटम। क्वांटाइज्ड होता है इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में है उस ऑर्बिट की क्वांटम नंबर अगर n है तो nh/2π होगा उस ऑर्बिट में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम। तो यही एंगुलर मोमेंटम है, और बाकी क्या है, ऊपर क्या है, E²। ऐसे लिख दें अगर हम E²। अब इस mvn Rn की जगह हमने लिखा है E² अपॉन 4πε0, और इसकी जगह nh/2π है तो nh नीचे लिखा, 2π ऊपर लिख दिया, है ना। तो ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो अब आपके पास ये 2 से ये 4। देखिए यही एक्सप्रेशन आ रहा है, E² 2ε0 nh। हाइड्रोजन के लिए z = 1 है तो मैंने यहाँ z = 1 रख दिया, अदरवाइज किसी भी एटम के लिए होता तो आप z रख सकते हो। अगर हाइड्रोजन लाइक है तो आप यहाँ पर +Ze लिखते हो तो यहाँ पर आप z लिख लो। तो अब अगर आप z लिखते हो सब जगह तो ये हो जाएगा ये एक्सप्रेशन Ze² 2nh/0 2nh/0। ये एक बार फिर से मैंने बताया कि Vn कैसे निकालते हैं। अब जब ये वेलोसिटी हमें पता है तो हम इसी वेलोसिटी से मूव करते हुए इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, उन सब के एक्सप्रेशन निकालते हैं। और इतने बड़े एक्सप्रेशन को याद करने के बजाय E का वैल्यू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की, H की वैल्यू प्लैंक्स कांस्टेंट की और ε0 की अगर रख देते हैं, क्या फॉर्मूला बन जाता है, देखिए ये पिछले वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा अगर आपने इनका डेरिवेशन नहीं देखा। तो अब ये 0.53 n² अपॉन z एंगस्ट्रॉम में है, और हाइड्रोजन के लिए z1 है, और अगर n = 1 रख दें तो जो फॉर n = 1 यानी फर्स्ट ऑर्बिट में, जैसे ये अगर हाइड्रोजन एटम मान लिया जाए तो ये है फर्स्ट ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर मैं इसकी रेडियस निकालूंगी तो r1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सब कुछ 1 रखने पर 0.53 एंगस्ट्रॉम, और इसी को कहते हैं बोर्स एटॉमिक रेडियस। अब इतना मैंने ये सब क्यों बताया कि जो नील्स बोर थे उन्होंने ही तो बताया, उन्होंने ही तो मॉडर्न क्वांटम थ्योरी के कॉन्सेप्ट को लिया, सेमी क्लासिकल थ्योरी मानी। उन्होंने ये तो माना कि हाँ सन और प्लैनेट सोलर सिस्टम की जगह जैसे प्लैनेट होता है ना, सन के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, लेकिन एक फिक्स्ड ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, और उस समय उसकी एनर्जी रेडिएट नहीं हो रही जब तक वो एक ऑर्बिट में है। और उसकी ऑर्बिट की रेडियस हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और n = 1 के लिए जैसे फोर्स आपने वो देखा कि बोर्स एटॉमिक रेडियस ये कहलाती है। हाइड्रोजन लाइक सब्सटेंस है, मान लीजिए जैसे हीलियम है। अब हीलियम के लिए अगर हमें निकालना है तो हम हीलियम के लिए क्या करेंगे, फॉर हीलियम आयन। अब ये बना ना हाइड्रोजन लाइक, अब इसके लिए Z की वैल्यू तो 2 होती है। अब अगर मैं लिखूं कि n = 1 के लिए बताओ हीलियम के लिए, तो अब यही जो
आर हीलियम के लिए होगी तो किसके बराबर होगी? आप देखिए n = 1 है, यहाँ पर z है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर 0.53 अपॉन z एंगस्ट्रॉम। तो बस z की वैल्यू कितनी है 2/2 कर देंगे तो वो क्या आ जाएगी 0.53/2 एंगस्ट्रॉम। ये फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम उसकी रेडियस होगी। ठीक है, सही आप कैलकुलेट कर सकते हो कि हाइड्रोजन के अलावा हाइड्रोजन की अगर आपको पता है कि जैसे रेडियस कैलकुलेट किया वैसे ही आप वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो। तो वेलोसिटी के लिए कैसे कैलकुलेट करोगे? मान लीजिए हमें दूसरा हाइड्रोजन लाइक सब्सटेंस पता है लिथियम, तो लिथियम का हाइड्रोजन लाइक बनाने के लिए क्या करेंगे? उससे 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। लिथियम का Z की वैल्यू क्या होती है? एटॉमिक नंबर 3 होता है। तो अब अगर हम वेलोसिटी ऑफ लिथियम निकालना चाह रहे हैं तो किसके बराबर हो जाएगी? देखिए Z इंटू वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन। अब इसमें हम ये सारे कांस्टेंट्स की वैल्यू रख के पिछले वीडियो में देख चुके हैं। जो वेलोसिटी आती है हाइड्रोजन की वो किसके बराबर आती है? तो वो आती है 2.18 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। अब Z की वैल्यू कितनी है? हीलियम के लिए 3, तो 3 इंटू 2 इसको अप्रोक्सीमेटली 2 मान लें तो कितनी हो जाएगी 6 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगी लिथियम के लिए वेलोसिटी। ऐसे ही हम एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एनर्जी के लिए अगर EV में है तो ये रूल है -13.6 Z²/n² EV, और अगर जूल्स में है तो ये। और कैसे आई है एनर्जी का ये फॉर्मूला? वो भी हमने टोटल एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल पिछले वीडियो में समझाया है। तो ये एनर्जी से निकाल सकते हैं। किसी भी सब्सटेंस के लिए जो हाइड्रोजन लाइक है हीलियम लिथियम उसको बनाया गया जिसमें एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों चक्कर लगा रहा, तो उसकी वेलोसिटी, रेडियस, उसकी टोटल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए अगर हीलियम की आती है कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी बताइए। ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या होता है? जो न्यूक्लियस के सबसे पास हो, लोएस्ट एनर्जी स्टेट हो। तो अगर ये न्यूक्लियस है तो यही तो हुई लोएस्ट एनर्जी स्टेट। अगर आपको निकालनी है ग्राउंड स्टेट एनर्जी तो EV में निकालनी है, तो हीलियम के लिए कैसे निकालेंगे ग्राउंड स्टेट एनर्जी? हम अगर निकालेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा? जो हाइड्रोजन की है -13.6 और n = 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर n = 1 रख देंगे और Z²/n² EV होती है। तो हीलियम के लिए Z की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर Z की वैल्यू 2 है, तो कितना हो जाएगा -13.6 इंटू 4 EV। ये है हीलियम की ग्राउंड स्टेट एनर्जी। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए वेलोसिटी, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ एंड एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। अब देखिए हाइड्रोजन एटम के एनर्जी लेवल डायग्राम का डिस्कशन क्या है। पूछा जाता है डिस्कस द एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब टोटल एनर्जी अगर EV में देखा जाए तो ये है, और हाइड्रोजन के लिए Z = 1 है, तो टोटल एनर्जी उसकी कितनी हो गई -13.6/n² EV। ये n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। किसी भी एटम में n = 1 का मतलब है न्यूक्लियस के सबसे पास वाली ऑर्बिट और उसकी एनर्जी मिनिमम का मतलब लार्जेस्ट नेगेटिव वैल्यू। तो अब जैसे हम उसी एनर्जी स्टेट की बात करें जो n = 1 के लिए है, इसको कहते हैं ग्राउंड स्टेट। तो अगर ग्राउंड स्टेट की एनर्जी निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे? n = 1 रख देंगे, तो n = 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा -13.6 EV। तो कभी ये पूछ लेंगे हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट एनर्जी बताइए, तो कितनी हो जाएगी -13.6 EV। ये एक्सिस y एक्सिस पर अगर हम एनर्जी वैल्यू लिखें और इस x एक्सिस पर हम ये लाइंस बना रहे हैं, ये उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के
जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसको शो कर रहा है और वाई एक्सिस पर उसके सामने उसकी वैल्यू लिखी है। जैसे फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है तो वो कहा जाता है कि वो ग्राउंड एनर्जी स्टेट में है एटम हाइड्रोजन का, और उसमें उसकी एनर्जी कितनी है -13.6 eV। कैसे आई? इस फॉर्मूले से। अब अगर सेकेंड ऑर्बिट पे है, जैसे यहाँ ये डायग्राम बना n=1 में, अगर कोई पूछे उसकी रेडियस कितनी है तो 0.53 एंगस्ट्रॉम, उसकी एनर्जी कितनी है तो -13.6 eV है ना। उसकी वेलोसिटी कितनी है तो ये कितनी आई थी, अराउंड 2 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। देखिए इलेक्ट्रॉन की तीनों बातें पता चल गई। n=2 में जब वो पहुंचेगा एटम में, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कहीं से बाहर से जब एनर्जी पाते हैं तो वो हायर एनर्जी स्टेट पे पहुंच जाते हैं। हायर एनर्जी स्टेट को ही कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। तो n=2 वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कहलाती है। तो अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन पहुंचा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करके गया, या अगर और एनर्जी मिली उसे इतनी कि वो n=3 में जा सकता है तो हम उसको कहेंगे इस स्टेट को सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो जो ये एक्साइटेड स्टेट्स होती हैं एज पर द n वैल्यू उससे एक कम में लिखी जाती है। जैसे अगर n=1 ग्राउंड में चली गई तो फर्स्ट एक्साइटेड के लिए n=2 आ रहा, सेकंड एक्साइटेड के लिए n=3 आ रहा। इसका ध्यान रखिएगा। हाँ, एनर्जी कितनी है तो n=2 रख देंगे तो कितना आ जाएगा -13.6/4। ये करेंगे 4 3 जा 12, अब देख रहे हैं 4 4 जा 16, मतलब -3.4। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी इतनी है, यानी कि इलेक्ट्रॉन अगर कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करके पहुंचा यहाँ पर, कैसे निकालेंगे? यही तो है बोर्स मॉडल की उपलब्धि। बोर्स ने ये बताया था, नील्स बोर ने, कि जो इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी स्टेट में जाता है तो वो वहाँ 10⁻⁻8 सेकेंड रुकने के बाद फिर से लोअर में लौटता है, या अगर n=3 में पहुँच गया तो वो यहाँ भी आ सकता है या सीधे नीचे आ सकता है। क्योंकि मिनिमम एनर्जी स्टेट जो होती है, लीस्ट एनर्जी स्टेट, ये ग्राउंड स्टेट, ये स्टेबल स्टेट होती है, और नॉर्मली हर एटम अपनी ग्राउंड स्टेट में लीस्ट एनर्जी स्टेट में पाया जाता है। तो अब ये पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कितनी एनर्जी एक्वायर कर लेगा, एब्जॉर्ब करेगा, तब वो इसमें जाएगा। तो एब्जॉर्ब करके भी जितनी एनर्जी होगी वो हम निकालेंगे। तो कहाँ से कहाँ, यहाँ से यहाँ जा रहा, इनका डिफरेंस कितना होगा? अब आप देखिए 6 - 4 2, 13 - 3 10। तो 10.2 eV एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन को मिलेगी तब वो पहुँचेगा n=2 में। इसी तरीके से इसका और इसका जो डिफरेंस होगा उतनी ही एनर्जी मिलेगी तब वो पहुँचेगा n=3 में। तो ये एक लाइन स्पेक्ट्रम की बारे में ही तो बात हुई। कुछ भी एनर्जी दे दो, इलेक्ट्रॉन जैसे थोड़ी पा जाए यहाँ तक पहुँच जाए, वो -13.6 से 12 तक हो जाए, ऐसा नहीं। इलेक्ट्रॉन या तो न्यूक्लियस के चारों ओर n=1 में रहेगा, या n=2 में रहेगा, या n=3 में रहेगा। यही तो बोर्स मॉडल था, कहीं भी नहीं रह सकता। यानी कि एटम के अंदर हर वेवलेंथ नहीं होता, सर्टेन स्पेसिफिक वेवलेंथ्स ही होते हैं। मतलब वो सर्टेन स्पेसिफिक वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी स्टेट में पहुंचता है, उसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी जो वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग जो होती है, वही मॉडर्न क्वांटम थ्योरी में क्या कहलाते हैं? फोटॉन्स। जब वो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में लौटता है तो वो रेडिएट करता है क्या? फोटॉन्स। और फोटॉन्स एनर्जी बंडल पैकेट हैं जिनकी एनर्जी hc/λ और hν होती है। तो सर्टेन स्पेसिफिक वेवलेंथ वाले ही फोटोन एब्जॉर्ब होते हैं या एमिट होते हैं। यही तो बोर्स मॉडल था। और लाइन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन एटम का, वो उसकी स्पेक्ट्रल सीरीज़ जो हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर स्पेक्ट्रल सीरीज़ डिस्कस करने से पहले आता है कि डिस्कस द एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ये एनर्जी लेवल डायग्राम है। अब इसमें देखिए पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय एक्साइटेशन एनर्जी। सीधी सी बात, अब बता दो कि फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एनी अदर हायर स्टेट certain specific amount of energy is required which can be calculated with this relation.
So the energy required to reach the electron from ground state to any of the excited state is called excited energy. And what do you mean by excited potential? You know, आपको पता है एनर्जी की जो यूनिट होती है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है. इलेक्ट्रॉन हटा दो तो क्या बचा? वोल्ट. वो पोटेंशियल हो गया. जैसे ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करी, तो इसका डिफरेंस ऑफ ई किसके बराबर आ गया था? 10.2 EV. आप देख रहे थे. और अगर हम इतनी एनर्जी, ये एक्साइटेशन एनर्जी हो गई फॉर रीचिंग फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. अगर पूछे एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या है, तो एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या होगा? 10.2 वोल्ट. अब आप देखते हो कि अगर जितनी ज़्यादा n की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो एनर्जी क्या होती जाएगी? कम. और जितनी कम होती जाएगी तो डिफरेंस फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा. तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक जब हम ऊपर जाते हैं तो यहाँ के लिए 10.2 है गैप. अब अगर वो यहाँ से यहाँ जा रहा तो इतना ही गैप होगा. अब देख रहे हैं गैप क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है. तो जो ये डिफरेंस ऑफ एनर्जी है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? एक चीज़ ये पता चली. दूसरी चीज़ ये कि nth ऑर्बिट में हम देखते हैं कैलकुलेट करने का तो ये तरीका है. और हम इलेक्ट्रॉन अगर बहुत हायर एनर्जी स्टेट पे पहुंच जाता है तो वहाँ पर ये लाइन स्पेक्ट्रम ना होके ऐसे सब पास दिखा दिए जाते हैं, क्योंकि एनर्जी का डिफरेंस बहुत कम हो जाता है. जैसे n=3 रखेंगे तो इतना आएगा, n=4 रखेंगे इतना आएगा. 4 रखोगे तो -13.6/16 क्या वैल्यू आएगी? -0.85. 5 रखेंगे तो और कम आएगी. तो इसके बाद की वैल्यूज़ बहुत पास है, तो एनर्जी लेवल्स बहुत पास दिखा दिए जाते हैं. हाँ, n=∞ पर एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0. इस 0 एनर्जी का मतलब क्या है? अब वो इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी पा चुकेगा कि वो न्यूक्लियस के इफेक्ट से बाहर हाइड्रोजन एटम को छोड़ चुका होगा, फ्री हो जाएगा. तो उसको कहते हैं कि नाउ हाइड्रोजन एटम विल बी आयनाइज्ड. पूछा जाता है हाइड्रोजन एटम की आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? अरे तो जितनी ग्राउंड स्टेट में माइनस में है उतनी ही आप पॉजिटिव कर दो. पॉजिटिव एनर्जी इसको दोगे तो -13.6 EV ग्राउंड स्टेट में है. पॉजिटिव एनर्जी कितनी कर दो? +13.6 EV. टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी? 0 एनर्जी किसके लिए है? n=∞. का मतलब क्या हो गया? कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस एटम के बाहर हो गया, न्यूक्लियस के इफेक्ट से बाहर फ्री हो गया. तो वो एटम आयनाइज हो गया. तो अगर आयनाइजेशन पोटेंशियल पूछा जाए तो अब आप क्या कहोगे? 13.6 वोल्ट. इसको कहेंगे IP, आयनाइजेशन पोटेंशियल. और आयनाइजेशन एनर्जी पूछी जाए तो वो कितनी हो जाएगी? +13.6 EV. ध्यान रखिएगा, इतनी एनर्जी सप्लाई करनी है ग्राउंड स्टेट में अगर हाइड्रोजन एटम है. तो ऐसे ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी होती है. उनकी डेफिनेशन नाम में ही छिपा हुआ है. आयनाइजेशन एनर्जी, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयनाइज द हाइड्रोजन एटम. आयनाइजेशन पोटेंशियल, जितने पोटेंशियल पर इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट किया जाए कि जो एटम है वो आयनाइज हो जाए, इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाए. इस तरीके से हम एनर्जी लेवल डायग्राम को डिस्कस करते हैं. आइए अब जानते हैं कि रेडबर्ग फॉर्मूला क्या है और वेव नंबर क्या है. हमने पढ़ा है वही बोर्स मॉडल, बोर्स पोस्टुलेट में, कि जब इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आता है तो एनर्जी रेडिएट आउट करता है. और वो रेडिएट कैसे करता है? फिक्स्ड एनर्जी, क्योंकि हर ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स्ड है. जैसे इसकी एनर्जी फिक्स्ड है, इसकी एनर्जी फिक्स्ड है, इसकी एनर्जी फिक्स्ड है. जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो हमने एनर्जी की वैल्यू में रख दिया. तो रेडबर्ग कांस्टेंट अगर आपको डिराइव करना है तो हम उसको कैसे डिराइव करते हैं? रेडबर्ग फॉर्मूला क्या है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है? आइए देखते हैं कि जब भी बोर्स मॉडल के अकॉर्डिंग जो hν फ्रीक्वेंसी का फोटोन निकलता है, अगर इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन एटम में, वो इनिशियली वो था
हायर एनर्जी स्टेट में और बाद में वो आ गया है लोअर एनर्जी स्टेट में। तो उसने हायर माइनस लोअर एनर्जी के डिफरेंस के बराबर एनर्जी का फोटोन रेडिएट आउट किया। एनर्जी क्या होती है? एच न्यू। ठीक, अब ये एच न्यू से जो ई हमने लिखा है, तो अब ई की टोटल वैल्यू हमने पढ़ी है, ये होती है। पिछले वीडियो में हमने पूरा इसके बारे में डेरिवेशन बताया है। तो अगर हम इसको लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर? ये एच न्यू इक्वल टू हो जाएगा me4z² अपॉन 8h² एप्सिलॉन नॉट, और अंदर ई आई के लिए हम लिखेंगे तो यहाँ पर एन आई लिखेंगे, ई एफ के लिए लिखेंगे तो यहाँ पर एन एफ लिखेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर, क्योंकि दोनों निगेटिव में वैल्यू है तो मैंने क्या कर दिया? निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव पहले कर दिया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? एन आई स्क्वायर। इसको याद कैसे करेंगे? आई क्या है? हायर एनर्जी स्टेट, और एफ क्या है? लोअर एनर्जी स्टेट। जहाँ से जिस एनर्जी स्टेट से इलेक्ट्रॉन चला है वो आई, और जिसमें आया है लोअर में वो है एफ। इस फॉर्मूले में एच न्यू है। अब न्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं? एच सी अपॉन लैम्डा। ये तो फ्रीक्वेंसी कैन बी रिटन एज सी अपॉन लैम्डा। अब आप देखो, सीधे अगर आ जाओ कि 1 अपॉन लैम्डा अगर हमें निकालना है, 1 अपॉन लैम्डा को कहते हैं वेव नंबर। इसका नाम है वेव नंबर। तो 1 अपॉन लैम्डा जो है वेव नंबर, वो कैसे निकालेंगे? एच सी इधर ले आए तो क्या हो जाएगा? me⁴z² अपॉन 8h, नीचे एक h और आ गया तो कितना हो गया? स्क्वायर से हो गया क्यूब, और c नीचे आ गया तो 8h³ और ये कितना हो गया यहाँ पर? एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर लिख दिया स्क्वायर, है ना, और स्क्वायर है। ठीक, तो अब आपके पास जो ये एक्सप्रेशन आया है, यही एक्सप्रेशन वो किसका एक्सप्रेशन है? रेडबर्ग कांस्टेंट का। कहाँ से? Z तो हाइड्रोजन किसी भी सब्सटेंस का होगा एक्सेप्ट Z, ये एक्सप्रेशन, और ब्रैकेट में ये तो चलेगा ही वही NF माइनस NI², है ना। ये एक्सप्रेशन रेडबर्ग कांस्टेंट का आता है। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर रेडबर्ग कांस्टेंट। तो अगर हम लिखें कि Z² R, रेडबर्ग कांस्टेंट का सिंबल है R, 1 अपॉन NF² माइनस 1 अपॉन NI²। और रेडबर्ग कांस्टेंट का एम्पिरिकल फॉर्मूला आगे हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जो स्पेक्ट्रल सीरीज देखी गई थी बामर ने, स्कूल टीचर थे, तो उन्होंने विजिबल पार्ट में पाई जाने वाले हाइड्रोजन से निकलने वाले, हाइड्रोजन से एमिट होने वाले रेडिएशंस की स्पेक्ट्रल सीरीज देखी थी। तो उसमें इन्होंने रेडबर्ग कांस्टेंट का एम्पिरिकल फार्मूला दिया था, तो इसकी वैल्यू मिलाई गई, ठीक वही वैल्यू निकली। क्या होती है रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू? इसको कहते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट। R की वैल्यू जो है वो फॉर्मूले वाइज आप लिखेंगे तो me⁴ अपॉन 8h³ C एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, और इसकी वैल्यू है 1.09 इंटू 10⁷ पर मीटर। और ये जो एक्सप्रेशन है रेडबर्ग कांस्टेंट का, ये रेडबर्ग कांस्टेंट भी यही बताता है कि जो एनर्जी लेवल्स हैं वो डिस्क्रीट हैं, लाइन स्पेक्ट्रम है। यानी कि जो एटम का स्पेक्ट्रम होता है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम होता है, वो एमिशन स्पेक्ट्रम डिस्क्रीट है, लाइन स्पेक्ट्रम है, न कि कंटिन्यूअस। क्यों? क्योंकि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन या तो n=1 में होगा, या n=2 में होगा, या n=3 में होगा, या 4 में होगा, और किसी भी हायर से जब वो लोअर में लौटेगा, तो अगर वो n=4 से n=1 में लौट रहा, तो यहाँ पर आपने n=1 रखा, यहाँ n=4 रखा, आपने उससे जो वैल्यू कैलकुलेट करी, तो उसी वेवलेंथ को जो एमिट करेगा वो हम इससे निकाल लेंगे।
तो ये रिडबर्ग कांस्टेंट, ये फार्मूला कहलाता है रिडबर्ग फार्मूला। तो इस तरीके से रिडबर्ग फार्मूला की डेरिवेशन की स्टडी की जाती है। सॉलिड लिक्विड गैस के एटम्स या मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरेक्शन करके ईएम वेव्स के फॉर्म में एनर्जी निकालते हैं। तो उनका जो एनर्जी रेडिएशंस का जो स्पेक्ट्रम होता है उसमें क्या होते हैं, कंटिन्यूअस बैंड में डिफरेंट इंटेंसिटीज़ वाली वेवलेंथ्स होती हैं। अगर हम किसी गैस की बात करें, लो प्रेशर पर अगर उसे एक्साइट किया जाए, इलेक्ट्रॉन्स का बम्बार्डमेंट कराया जाता है, उससे फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन पास कराए जाते हैं, करंट पास कराई जाती है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, तब क्या होता है, वो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ्स वाले रेडिएशंस को ही एमिट आउट करती है। यही है एटॉमिक स्पेक्ट्रम। ये एटॉमिक स्पेक्ट्रम आपस के एटम्स और मॉलिक्यूल्स की म्यूचुअल इंटरेक्शन की वजह से नहीं। एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या है कि हम अगर लो प्रेशर पर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करें किसी गैस के एटम्स में, तो उसमें हम देखते हैं कि वो जो ब्राइट लाइंस कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ्स वाली ही निकलती हैं। और इसीलिए तो कहते हैं कि हर सब्सटेंस का अपना अपना जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कैसे स्टडी की जाती है, उसके एमिशन स्पेक्ट्रम से। तो जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करके क्या कर दिया गया, उस एटम में वो एक्साइट हो गए, हायर एनर्जी स्टेट में गए। अब भी पढ़ा था क्या, हायर एनर्जी स्टेट में जाके वो फिर वो लोअर में लौटते हैं तो वो जो एनर्जी रेडिएट आउट करते हैं वो एनर्जी एक स्पेसिफिक वैल्यू वाली होगी। वो जिस हायर से जिस लोअर में जाएंगे तो एनर्जी डिफरेंस के बराबर। हमने पढ़ा है कि एनर्जी डिफरेंस जो डेल्टा ई है वो क्या होता है, ई हायर माइनस ई लोअर के एनर्जी के डिफरेंस के बराबर। और यही डेल्टा ई एच सी अपॉन लैम्डा और एच न्यू आप लिख सकते हैं। तो जो हमें फ्रीक्वेंसी या जो वेवलेंथ एमिशन स्पेक्ट्रम में मिलती है वो एक स्पेसिफिक वैल्यू ही होती है। डिपेंड करता है वो किस एनर्जी स्टेट से किस में इलेक्ट्रॉन लौट रहा है। तो जो सेट ऑफ वेवलेंथ्स मिलती हैं किसी भी हायर से n इक्वल टू 1 लेवल में लौटने पर, यानी ग्राउंड स्टेट में ट्रांजिशन होने पर, सारे सेट ऑफ वेवलेंथ की सीरीज़ को कहते हैं लाइमन सीरीज़। हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन है, वो किसी भी एनर्जी लेवल में रहेगा, इट डिपेंड्स। तो वो किसी भी हायर से, अगर हम मान लेते हैं कि वो किसी भी हायर से ग्राउंड स्टेट में ट्रांजिशन हो रहा है, तो हम उसको ऐसे ट्रांजिशन को एरो से ऐसे शो करते हैं। अब ये देखिए मैंने हर एक से ऐसे ऐसे ले लिया, तो ये जो ट्रांजिशन है, यही ट्रांजिशंस का जो सेट है वो देखिए हर हायर से सारे ट्रांजिशन हो कहाँ रहे हैं, n इक्वल टू 1 में या ग्राउंड स्टेट में। तो इस सेट ऑफ ट्रांजिशंस को क्या कहते हैं, लाइमन सीरीज़। लाइमन सीरीज़ का अगर कोई पूछे कि वेव नंबर निकालना है, क्या वेवलेंथ एमिट होती है, कितनी सारी वेवलेंथ्स एमिट हो रही हैं, तो कौन सी शॉर्टेस्ट है, कौन सी लॉन्गेस्ट है, कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमने अभी पढ़ा था इसके पहले वाले वीडियो में कि जो पहले वाले स्टेप में कि जो 1 अपॉन लैम्डा आया वो किसके बराबर आया, z स्क्वायर r और विद इन ब्रैकेट 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन आई स्क्वायर। हाइड्रोजन के लिए z इक्वल टू 1 है फॉर हाइड्रोजन, z इक्वल टू 1, तो फार्मूला हो गया 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू r 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन आई स्क्वायर। ये तो जनरल फार्मूला है। अब जैसे लाइमन सीरीज पहली स्पेक्ट्रल सीरीज़ है, वो लाइमन सीरीज़ का मतलब है सारे ट्रांजिशंस किस में है, किस में आ रहे हैं, n इक्वल टू 1 में, फ्रॉम एनी हायर। तो किसी भी हायर से अगर वो n इक्वल टू 1 में आते हैं तो जिसमें आ रहे हैं वो है NF। तो हम इसको क्या लिखते हैं फॉर्मूला लाइमन सीरीज़ के लिए, तो फॉर लाइमन सीरीज़ अगर हमें निकालना है कि जो वेवलेंथ का सेट मिलता है, इसी सेट को कहते हैं स्पेक्ट्रल सीरीज़। तो क्या फार्मूला मिलता है, 1 अपॉन लैम्डा r 1 अपॉन 1 स्क्वायर, वो 1 ही रहेगा, माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर, जहाँ ये n की वैल्यू कहाँ से शुरू होगी, 2 3 4, 1 से ऊपर जितने भी हायर एनर्जी लेवल है एक्सेट्रा।
अब ध्यान दीजिएगा कि इसमें अगर हम n इक्वल टू 2 रखें तो यहाँ से यहाँ तक आने वाले ट्रांजिशन यानी इसकी वेवलेंथ पता लगाएंगे इस फार्मूले से। कितनी होगी? वो 1/λ इक्वल टू r, यहाँ पर ये 1 माइनस 1/, n इक्वल टू 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। तो किसके बराबर हो जाएगा? 1 माइनस 1/4 कितना होता है? 3/4। तो 3r/4। दिस इम्प्लाइज दैट लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? रिवर्स करना मत भूलिएगा, ये तो 1/λ आया ना। अगर कोई पूछे वेव नंबर क्या होगा तो 3r/4। वेवलेंथ क्या होगी तो क्या लिखेंगे? वेवलेंथ इक्वल टू 4/3r। अब एक बात याद रखिए कि जो रिडबर्ग कांस्टेंट है वो तो r है, और 1/r की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली आप 910 और 912 जैसा सूटेबल हो जो यहाँ पर आराम से सॉल्व किया जा सके वो वैल्यू रखी जाती है। जैसे ये एंगस्ट्रॉम में है ये वैल्यू, तो अगर हम यहाँ रख दें जिसकी वैल्यू हो जाएगी 4/3 इंटू 912 लेंगे अगर, तो ये कैंसिल आराम से हो जाएगी। 1 2 है आखिर में, 3 3 जा, है ना, 0 3 4 जा। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 1216 एंगस्ट्रॉम। ये वो वेवलेंथ है जो n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1 में ट्रांजिशन के करस्पॉन्डिंग है, यानी इसके करस्पॉन्डिंग। और ये वेवलेंथ है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज। ये बात याद रखिएगा। कोई पूछे सेकंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज की वेवलेंथ बताओ, अब ये लॉन्गेस्ट है, सेकंड लाइन क्या होगी? तो ये फर्स्ट लाइन है, तो फर्स्ट लाइन के लिए आपने n इक्वल टू 2 रखा ना। n इक्वल टू 1 तो वही है जिसमें सारे ट्रांजिशन आ रहे हैं, तो ये जिसमें आ रहे हैं वो 1 हो गया। अब n की वैल्यू क्या बची? अब 2 से आ रहे हैं, 3 से आ रहे हैं, 4 से आ रहे हैं, तो अगर जो 2 से आ रहे हैं वो ये वेवलेंथ हो गई, है ना। इस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग, इस ट्रांजिशन के करस्पॉन्डिंग लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। फिर सेकंड तो n इक्वल टू 3 रख के निकालो। ऐसे ही शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्या होगी? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए अगर मैं यहाँ लिखूँ फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन लाइमन सीरीज, तो फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए हम क्या रखेंगे बता सकते हैं आप? जितना ज़्यादा ट्रांजिशन बड़ा होगा, n की वैल्यू जितनी ज़्यादा, वेवलेंथ आप देख रहे हैं उस ट्रांजिशन के करस्पॉन्डिंग उतनी ही कम। तो फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ जो हम n की वैल्यू रखेंगे वो क्या? इन्फिनिटी। अब इस फॉर्मूले में ये लाइमन सीरीज़ का जो ये फार्मूला आया है, इससे हम n इक्वल टू इन्फिनिटी रख देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 1/λ इक्वल टू ओनली r। ये 1/1, ये -1/इन्फिनिटी, तो ये तो 0 हो गया। कितना बचा? ये 1। तो ये 1/λ इक्वल टू r, दैट मीन्स लैम्डा इक्वल टू 1/r। 1/r की वैल्यू याद रखिएगा, तो ये कितनी हो गई? अराउंड 912 या 910 एंगस्ट्रॉम। तो जैसे लाइमन सीरीज किसे कहेंगे? सारे ट्रांजिशंस जो किसी भी हायर से n इक्वल टू 1 में आ रहे हैं, उसकी शॉर्टेस्ट n इक्वल टू इन्फिनिटी रख दो इसमें, उसकी लॉन्गेस्ट n इक्वल टू 2 रख दो। इसके बाद की कोई पूछे तो n इक्वल टू 3 4 5 से जैसी जो वेवलेंथ निकालनी है आपने ऐसे निकाल ली, ठीक। अब आते हैं अदर सीरीज पर। अब किसी भी हायर से n इक्वल टू 2 तक आने वाले सारे ट्रांजिशंस से जितनी भी उनके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ होती है, उनकी सारे सेट को उस स्पेक्ट्रल सीरीज़ का नाम है बामर सीरीज़। और सबसे पहले यही देखी गई थी। क्यों? क्योंकि ये पाई जाती है स्पेक्ट्रम के विजिबल रीजन में। विजिबल रीजन में तो देखी गई थी और सबसे पहले यही देखी थी बामर साइंटिस्ट ने। तो जो ये एक बात और बता दूं, लाइमन सीरीज़ है, ये स्पेक्ट्रम के किस भाग में पाई जाती है, किस पोर्शन में? अल्ट्रा वायलेट रीजन में। अब बामर सीरीज़ के लिए तो फ्रॉम एनी हायर टू n इक्वल टू 2, तो जैसे ये ट्रांजिशन हो गया, फिर ये ट्रांजिशन हो गया, फिर ये ट्रांजिशन हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, है ना। इसका नाम क्या है? बामर सीरीज़। और इस सीरीज़ के लिए बस वैसे ही जैसे मैंने आपको एक फार्मूला बता दिया, तो आप सबके लिए फार्मूला वैसे ही बनाएंगे। जनरल फार्मूला आपके पास ये पता है
किस में आ रहे हैं सारे ट्रांजिशन, तो n इक्वल टू 2 में आ रहे हैं, तो ये NF की जगह क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 2। तो आपके पास बार्मर सीरीज़ के लिए क्या फार्मूला बन जाएगा, तो बार्मर सीरीज़ के लिए आप लिखोगे 1/λ इक्वल टू r, z तो 1 हो जाता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/NF, जिसमें आ रहे हैं तो कितना है वो n इक्वल टू 2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, है ना, और माइनस n स्क्वायर। अब ये n की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर हम 2 के बाद से आगे लेंगे तो कितना लेंगे 3, 4, 5 एक्सेट्रा। अब इससे निकाला जाए बार्मर सीरीज़ की क्या है पूरी लिमिट, लिमिट का मतलब लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए हम n इक्वल टू क्या रखेंगे, हमने यहाँ पर n इक्वल टू ये ऐसे लिखे, अगर 2 का स्क्वायर लिखा है तो यहाँ पर हम फर्स्ट वाली लाइन क्या लेंगे 3 लॉन्गेस्ट, तो कितना हो जाएगा 1/λ इक्वल टू r, ये हो जाएगा 1/4 माइनस 1/9, 3 की जगह रखेंगे स्क्वायर, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, इससे हम लैम्डा निकाल लेंगे, ये कौन सा हो जाएगा, ये 1/λ की वैल्यू हो जाएगी 9 माइनस 4 5, 5/36 r, इससे हम लैम्डा निकाल लेंगे, तो लैम्डा हो जाएगा 36/5 r, 1/r की जगह हम ये वैल्यू रख के निकाल सकते हैं कि ये जो वेवलेंथ है ये कहलाएगी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। ठीक, अब अगर आपसे कहा जाता है कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जो है दिस वन, इसकी जगह शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बताओ क्या है लिमिट बार्मर सीरीज़ की, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए अब आप क्या रखोगे, ये वाले n की जगह, जो हमने ni को n लिखा और n की वैल्यू 3, 4, 5, तो शॉर्टेस्ट के लिए क्या लिखेंगे, फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ वो क्या लिखेंगे n इक्वल टू इन्फिनिटी। तो अब क्या हो जाएगा 1/λ इक्वल टू r, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/4, इससे हमारे पास लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/r। तो बार्मर की अगर आप किसी भी वेवलेंथ जैसे शॉर्टेस्ट को ही कैलकुलेट कर लें तो 4 × 1/r की वैल्यू में अगर 912 एंगस्ट्रॉम रख लूँ तो कितनी आ जाएगी 843,648 एंगस्ट्रॉम। अब आप देख रहे हैं कि ये जो वैल्यू है वो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की है और जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की है वो आप इससे कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये बार्मर की जो सीरीज़ है वो विजिबल रीजन में पाई जाती है। तो यही सारे क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं कि आप स्पेक्ट्रल सीरीज़ को बताओ। थर्ड स्पेक्ट्रल सीरीज़ के लिए उसका हम कैसे डायग्राम बनाएंगे कि उसका नाम होता है पार्शियन। तो उसके लिए क्या होगा कि एनी हायर से n इक्वल टू 3 में आने वाले ट्रांजिशंस, तो मैंने जैसे यहाँ पर दिखाया बहुत सारे आप ट्रांजिशंस आप ऐसे दिखाते हो, ये वाली क्या कहलाती है पार्शियन सीरीज़। अब पार्शियन सीरीज़ के लिए भी आप वैसे ही क्या लगाएंगे फॉर्मूला, यहाँ जैसे बार्मर सीरीज़ का लिखा है, पार्शियन के लिए क्या कर देंगे, यहाँ तो 3 आ जाएगा और यहाँ पर n की वैल्यू कहाँ से शुरू हो जाएगी 4, 5, 6 ऑनवर्ड्स। ठीक, अब पार्शियन का भी आप निकाल सकते हो, शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट याद रखिएगा। तो आप ऐसे ही यहाँ पर पार्शियन के लिए ये तो 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपने n² की वैल्यू रख के लॉन्गेस्ट के लिए अगर कहा जा रहा तो कितना रखेंगे हम 4, तो 4 का कितना हो जाएगा 16, तो ये तो हो जाएगा फॉर लॉन्गेस्ट, है ना। और अगर आपसे कहा जाता है कि शॉर्टेस्ट के लिए बताइए, तो शॉर्टेस्ट के लिए हम क्या रखते हैं, शॉर्टेस्ट के लिए हम इस n की वैल्यू को इन्फिनिटी रखते हैं। तो जब इन्फिनिटी रखेंगे तो शॉर्टेस्ट के लिए क्या हो जाएगा 9/r, लैम्डा निकालना है, ये 1/λr/9 तो 9/r। तो ऐसे ही पार्शियन सीरीज़ होती है। तो कहने का मतलब है कि लाइमन सीरीज़, बार्मर सीरीज़, फिर पार्शियन सीरीज़, तो उसके जनरल फॉर्मूले को जो मैंने अभी आपको बताया, इसके बाद देखिए किसी भी हायर से अगर n इक्वल टू 4 में आती है सारी ट्रांजिशंस, तो हम क्या करते हैं n इक्वल टू 4 के लिए ये वाले हो गए, तो इन वाले n इक्वल टू 4 के लिए अगर हम निकालते हैं, ऐसे दिखाते हैं कि ये हैं ट्रांजिशन, तो एनी हायर से n इक्वल टू 4 में आ रहे हैं, यानी इसमें आएंगे सारे ट्रांजिशन। ये
ये इस तरीके से दिखा दिया। इसका क्या नाम है? ब्रैकेट। ब्रैकेट सीरीज जो होती है वो किसके लिए होती है? n = 4 में सारे ट्रांजिशंस ऊपर से जो आने वाले हायर एनर्जी लेवल से, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 1/λ = R 1/4² माइनस 1/n²। यहाँ n की वैल्यू किससे होगी? अगर ये 4 यहाँ आ गया तो 5, 6, 7 अप टू इन्फिनिटी। इसमें भी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालनी तो n = 5 रख दीजिए, शॉर्टेस्ट निकालनी n = इन्फिनिटी रख दीजिए। तो ये पाश्चन सीरीज हो गई, ये ब्रैकेट सीरीज हो गई। लास्ट बची पी फंड। इसकी बात भी होती है हम्फ्री। तो हाइड्रोजन की एटम की स्पेक्ट्रल सीरीज तो आप कैसे पढ़ते हो वो आपके सामने है। अब आप देखिए यहाँ पर अगर मैं देखूँ पी फंड सीरीज के लिए, पी फंड सीरीज के लिए क्या होगा? पी फंड सीरीज के लिए सारी जो वेवलेंथ्स हैं, सारे ट्रांजिशंस हैं, वो n = किस में आएंगे? 5 में। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? 1/λ R 1/5² माइनस 1/n², और n की वैल्यू यहाँ पर किससे शुरू होगी? 6, 7 ऑनवर्ड्स अप टू इन्फिनिटी। 6 रखेंगे लॉन्गेस्ट, इन्फिनिटी रखेंगे शॉर्टेस्ट, सारे ट्रांजिशंस। अब आप उसको आगे बढ़ा के जैसे स्पेक्ट्रल सीरीज डायग्राम पूछा जाता है बताओ, तो आपने ये तो ब्रैकेट का बता दिया, ये ब्रैकेट सीरीज का हो गया। इसके बाद अगर हम इसको ऐसे एनर्जी लेवल को ऐसे थोड़ा आगे बढ़ा दें उसी सीध में, ये तो अब ये जो था 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, तो अब अगर 5 में आ रहे हैं सारे ट्रांजिशन, तो आप देख रहे हैं 2, 3, 4, 5, तो 5 में आने वाले ट्रांजिशंस आपने ऐसे दिखा दिए। और भी हायर हैं जो यहाँ पर इतने कम एनर्जी गैप वाले हैं कि उनको नहीं शो किया गया, तो ये ट्रांजिशन ये किसके हो गए? पी फंड सीरीज़ के। इसके बाद अगर 6 में आएंगे तो हम्फ्री सीरीज़। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में लाइन स्पेक्ट्रम का कारण या किसी भी हाइड्रोजन लाइक सब्सटेंस में लाइन स्पेक्ट्रम का कारण वो क्या है? कि एटम में वही जो बोर्स मॉडल, इलेक्ट्रॉन घूमेगा एक डेफिनिट एनर्जी स्टेट में, उसके घूमते समय उस एनर्जी की वैल्यू कांस्टेंट रहती है जिस ऑर्बिट में वो घूम रहा है। जब वो हायर एनर्जी स्टेट में जाता है किसी तरीके से आउटसाइड एनर्जी पाकर, तो वहाँ 10⁻⁸ सेकेंड रुकने के बाद फिर वो लोअर एनर्जी स्टेट में लौटता है। लौटते समय जो एनर्जी रेडिएट करता है वो भी स्पेसिफिक वेवलेंथ वाली होती है। कोई भी वेवलेंथ किसी भी तरीके से हर फ्रीक्वेंसी, हर वेवलेंथ प्रेजेंट नहीं होती एटम में। डेफिनेट स्पेक्ट्रम, डेफिनेट लाइन स्पेक्ट्रम, डेफिनेट वेवलेंथ वाली जो लाइंस ही मिल रही हैं। इसका मतलब है कि जो डेफिनेट एनर्जी ऑर्बिट्स हैं इनके बीच में कहीं भी एटम नहीं है। एटम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होने का मतलब हो गया कि जो मॉडर्न क्वांटम थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट था, वो बोर्स मॉडल, जो उनका जो प्रेडिक्शन था वो सक्सेसफुल हुआ। जो बोर्स मॉडल, हम स्पेक्ट्रल सीरीज़ क्यों पढ़ते हैं? ये इतने हमने स्पेक्ट्रल सीरीज एक्सपेरिमेंटली क्यों पढ़ी? क्योंकि जो इससे जो बोर्स की एटॉमिक थ्योरी थी, उनके जो प्रेडिक्शंस थे वही तो सेम निकले, उनकी वैलिडिटी और उनकी ऑथेंटिसिटी तो वेरीफाई हुई। तो स्पेक्ट्रल सीरीज जो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व की गई और जो बोर के पोस्टुलेट्स थे वो बहुत सही और सटीक पाए गए, वैलिडिटी उनकी और ऑथेंटिसिटी जो है वो देखने को मिली। तो इससे बोर्स मॉडल के प्रेडिक्शन और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ वेवलेंथ्स ऑब्टेन इन स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये सारी चीज़ें हमने आज देखी आज के वीडियो में। और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से और हाइड्रोजन लाइक सब्सटेंस के स्पेक्ट्रम से ये बात पता चली कि हाँ, नील्स बोर का जो प्रेडिक्शन था कि इलेक्ट्रॉन डेफिनेट एनर्जी स्टेट में ही रहता है, उसकी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता है जिस भी ऑर्बिट में है वो, इसी वजह से जब वो कोई भी वेवलेंथ एमिट करता है वो भी डेफिनेट वैल्यू वाली होती है। तो स्पेक्ट्रम हर एलिमेंट का एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, जैसे कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिंगरप्रिंट्स होता है ह्यूमन बींग्स में। तो
आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। हाँ, एक बात मैं आपको और बता दूँ कि किसी भी एटम के लिए कितनी लाइंस होंगी ये आप कैसे डिसाइड करोगे, उसका एक छोटा सा फार्मूला है। आइए देखते हैं कि उसको कैसे हम काउंट करेंगे। अब जैसे नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कैलकुलेट करना है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको दिया रहता है कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस होगी। कैसे बताएंगे आप? मान लीजिए कि N2 और N1 वो है कि जिस एनर्जी लेवल से या जिस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ। तो मान लीजिए जैसे 4th से वो आ रहा है 1 में, है ना। तो जैसे इसी में मैं ले लूँ कि ये है n = 1, उसके बाद ये मान लिया n = 2 है, फिर n = ये 3 है, फिर ये n = 4 है। अब बताइए 4th से जो 1 में आएगा तो क्या होगा एमिशन? या तो डायरेक्ट होगा, या 4th से वो 2 में आ जाएगा, 4th से वो 3 में आ जाएगा, है ना। आप देखिए ना 4 से कैसे आ सकता है? या तो 4 से सीधे 1 में आ जाएगा, या 4 से 2 में आएगा, या 4 से वो 3 में आएगा। और यहाँ से अब आप देख रहे हो कि वो जब 2 में आया तो उसके बाद 2 से 1 में आएगा, जब 3 में आया तो वो 3 से 2 में आ सकता है, और फिर 2 से 1 में आ सकता है। तो 2 से 1 में यहाँ पर बना हुआ है आपके पास। तो इस तरीके से अगर वो 4 से 3 में आया तो वो 3 से 2 में आ सकता है, तो ये बना हुआ है, और फिर 3 से 1 में डायरेक्ट आ सकता है, तो ये हो गया। अब आप ऐसे कैलकुलेट करोगे, पता नहीं कितना टाइम लगे। आपको दिया है 4 से 1 में आ रहा है, केवल इस पे ध्यान दो। तो यहाँ पर आप रख दो 4, यहाँ रख दो 1 इस फॉर्मूले में, यहाँ रख दो 4 - 1 + 1 और /2। अब देखिए कैलकुलेट करके 4 - 1 हो गया 3 इंटू ये 4 ही रहा, इंटू 4 -1 + 1 कैंसिल /2। ये 2 2 जा 4 कितना आ गया? 6। और अब यहाँ ट्रांजिशन आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6। आया ना समझ में? कि आप देख सकते हैं कि 4th से मैंने बताया था कि हायर से वो किसी भी लोअर में जाएगा या लोएस्ट में जाएगा। तो हायर से लोएस्ट में गया, फिर हायर से नेक्स्ट इसमें, फिर नेक्स्ट इसमें जा सकता है, यहाँ से फिर यहाँ आ सकता है, तो ये वाला बना दिया। यहाँ से वो यहाँ आ सकता है, तो ये वाला बना दिया। यहाँ से डायरेक्ट वो यहाँ आ सकता है, ये वाला बना दिया। अब इतना बनाने में, काउंट करने में टाइम लगेगा ना। क्या फॉर्मूला होता है? सीधे नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का कहाँ से कहाँ आ रहा। 4th से 1 में आ रहा था, 4 - 1 N2 - N1, 4 - 1 + 1 /2 कर दिया। 4 - 1 3 इंटू 4/2 दैट इज़ 6। और देखिए ट्रांजिशन 6 है। तो बस ऐसे काउंट करते हैं, बाकी अगले वीडियो में। थैंक यू।